Hello, friends. I welcome you all in this class. मैराथन क्लास के इस स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो जीएस पेपर है उसके स्किल पर बात करेंगे। पेपर 1 जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सीसेट के लिए हम अलग बात कर रहे हैं। पिछला क्लास आपको याद होगा, मैंने उसमें आपको बताया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट से यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह के और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के नहीं बताया था मैंने, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस मैंने आपको बताया था, ताकि आप उससे फ़ैमिलियर हो सको, जिसमें मैंने 4 पिलर्स की बात की थी, जो आपका प्राइम एरिया है, और एक मैंने सपोर्टिंग पिलर की भी बात की थी, और ये भी आपको बताया था कि किस तरह से आप चीज़ों को छोड़ोगे भी, किन्हें आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हो। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएँगे चीज़ों को समझने में और स्किल डेवलपमेंट करने में भी, कि अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस ले रहे हैं तो लगातार उस पर जा रहे हैं, गहराई में उतर रहे हैं, एकदम डेप्थ में जाकर पूरी तरीके से बात करेंगे कि कंप्लीट उसका क्वेश्चन के का जो नेचर है, कि यूपीएससी मान लीजिए एक सेक्शन से, एक सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, किस तरह के ऑप्शंस डिज़ाइन कर रहा है, हमें उन्हें कैसे समझने की ज़रूरत है, कैसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारी डेवलप हो सके, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएँ, वहाँ तो रैंडम तरीके से आएँगे, तो कैसे भी आएँ, उसे देखते ही हमारे दिमाग में वो स्किल क्लिक कर जाए कि इस सेक्शन को इस तरह से करना है। और फिर मैंने अंत में आपसे कहा था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉक करने में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस वन ऑफ द पिलर हैं, वन ऑफ द मेन पिलर, और इसके प्रति यूपीएससी का जो लगाव है वो बढ़ रहा है क्वेश्चंस के प्रति। प्लस ये भी मैंने आपसे कहा था कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कम से कम 2023 में तो 2019 टू 23 इनके क्वेश्चंस को लेकर नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में उतरेंगे, और उसके साथ-साथ स्किल भी डेवलप करते चलेंगे कि किस तरह से उसके क्वेश्चंस को आपको देखना, समझना और सॉल्व करना है। सब कुछ एक-एक पॉइंट पर बात। तो मेरे कहे हुए अनुसार आज मुझे जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर बात करनी होगी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की शुरुआत करूँगा मैं। 2 रास्ते हैं हमारे पास कि या तो हम 2023 से उल्टा चलते हुए 2019 तक जाएँ, या 2019 से चलते हुए 2023 तक आएँ। मेरा मानना है कि बेहतर ये होगा कि 2019 से होते हुए हम लोग 2023 पर पहुँचे, क्योंकि इसमें होगा इस प्रोसेस में क्या कि हमें यूपीएससी का माइंड भी पता चलेगा कि वो समय के साथ कैसे बदला है। और साथ-साथ इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट पर हम लोग धीरे-धीरे बात करेंगे, पहले अभी इकोनॉमिक्स पर कर रहे हैं तो उसकी बात करें, तो उसकी एक गहरी समझ हमारे अंदर उसके क्वेश्चंस की और उसके स्किल की हमारे अंदर डेवलप हो सके। एक तरफ हम यूपीएससी के माइंड को भी समझ जाएँगे, दूसरी तरफ हमारी भी स्किल डेवलप हो जाएगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे ना, तो एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं उठता। आप फिर बेहतर तरीके से एक बेहतर स्टूडेंट की तरह, बेहतर कॉम्पिटिटर की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और आप बेझिझक निडर रहोगे वहाँ पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं 2023 का एक क्वेश्चन लूँगा, 2023 का नहीं, 2019 का एक क्वेश्चन लूँगा इकोनॉमिक्स का। मुझे लिखना पड़ेगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। क्वेश्चन
consider the following statements. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. 2. Now, coal blocks are allocated on lottery basis. 3rd, till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Which of the statements given ever is are correct? A. 1 only. B. 2 and 3 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. आइए पहले हम लोग यूपीएससी के माइंड को समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन के, फिर हम लोग उस पर आएंगे। सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए और इसमें से आपको करेक्ट ढूंढना है। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। हम लोग यहाँ पे समझने की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग को समझ एक एक पॉइंट पर प्रोसेस बाय प्रोसेस स्किल डेवलप करनी है। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ूंगा खटाक आपको आंसर पे लेके चला आऊँगा, नहीं, सब कुछ पर बातें होंगी ताकि आपके अंदर भी वो पावर डेवलप हो सके कि कैसे सोचना है, क्या करना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। तो ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। पहले तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का। और उसमें भी क्या है? कोल सेक्टर, कोल लिखा मतलब ये एनर्जी पार्ट का क्वेश्चन। अगर आप अपना GS3 देखोगे, GS3 का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स इनकी बात की गई है। तो उसमें एक एनर्जी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है पहले तो ये वहां से लिया गया। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और अगर आप इस स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो क्या लिखा है कि कोल सेक्टर को कब नेशनलाइज किया गया था और किसके अंदर किया गया था? नहीं, किसके अंदर किया गया था? इंदिरा गांधी। तो ये इसमें आपको पॉलिटिकल टच नहीं दिख रहा है
कि पॉलिटी से रिलेटेड टच है इसमें। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स का है, फिर इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों? यूपीएससी ने ऐसा क्यों किया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है? और साथ ही ये भी कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे याद रखने की ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेटरी स्टेटमेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए, मतलब एक टाइप से रटने वाला जो स्टेटमेंट होता है, उस टाइप का स्टेटमेंट है। तो आपके दिमाग में ये भी फिर क्लिक करना चाहिए कि ये तो रटने वाला टाइप स्टेटमेंट है। यूपीएससी का माइंड तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी तो समझदारी की मांग करता है कि कहता है चीज़ों को समझो, और वो धीरे-धीरे अपने क्वेश्चंस को उसी तरफ ले जा रहा है, जहाँ पर चीज़ों को हम समझ कर आंसर कर सकें, याद करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये तो ऐसा स्टेटमेंट है कि याद तो 2-2 एंगल यहाँ पे देखिएगा, तो आपको एक तो यूपी इकोनॉमिक्स के सिलेबस से हटते हुए मिलेगा ये स्टेटमेंट, पॉलिटी का स्टेटमेंट मिल रहा है, प्लस यूपीएससी के माइंड से भी अगर इसको जज करने की कोशिश करें, तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टेटमेंट नहीं है, रट्टा मार स्टेटमेंट है। तो ये दोनों शक आपके दिमाग में आने चाहिए। तो आप कहिएगा इस शक का क्या करेंगे? इस शक का ये करना है कि आपको इससे ये आभास होना चाहिए कि या तो यूपीएससी कह रहा है कि इस स्टेटमेंट से आप दूर रहो, या फिर आगे उसने कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि उसके लिंक से आप इस स्टेटमेंट के साथ क्या करना है वो आप कर लोगे, वो आप पकड़ लोगे। तो उसका हिंट ये है कि आप इस स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना ज़्यादा समय खराब मत करो। देख रहे हैं किस तरह से थिंकिंग की स्किल जा रही है, किस तरह से आपको सोचना है, कहाँ से आया, किस सेक्शन का है, ये स्टेटमेंट कैसा है, यूपीएससी ने यूपीएससी का माइंड कैसा, वो किस टाइप से फ्रेम करेगा और ये कैसा है। और फिर अंत में आपको ये देखना है, जैसे हमने अभी बात की, कि मुझे इस स्टेटमेंट के साथ करना क्या है। यूपीएससी क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ इस स्टेटमेंट के साथ। सब उसको ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ चलेगा। इस तरह से आपने सोचा, अब चलिए आगे चलते हैं। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, कि अब जो है कोल ब्लॉक्स जो हैं, जहाँ पे भी कोल सेक्टर का ब्लॉक है, जहाँ पे भी कोयला पाया जाता है, समझिए उसके जो एरियाज़ हैं उनको लॉटरी बेसिस पर दिया जाता है। लॉटरी ये भी, अब देखिए इसको, ये तो है, तो चलिए इकोनॉमी बेस्ड स्टेटमेंट, तो चलिए एक में तो ये फिट बैठता है कि इकोनॉमिक्स है तो उसी का स्टेटमेंट है। उसके आगे क्या ये भी एक रट्टा मार स्टेटमेंट आपको नहीं लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि कोल ब्लॉक को लॉटरी बेसिस पर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? एक वो, प्लस अब एक अलग एंगल आपको देखना पड़ेगा। धीरे-धीरे देखिए परतें खुलेंगी सोचने की, कि जिस सेक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? किस तरह से वो इम्पोर्टेंट है? अब देखिए नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यार क्या कह रहा है कि कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। एक तरफ कोल ब्लॉक्स जहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है, और एनर्जी आप जानते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एनर्जी का होना। आप बताइए एनर्जी के बिना इकोनॉमी में कुछ भी चल सकता है? कुछ भी नहीं चल सकता है। तो आपको एक तरफ ये समझना चाहिए कि एनर्जी की इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के लिए क्या है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि लॉटरी, लॉटरी की इम्पोर्टेंस आप समझिए। लॉटरी को एक तरह से तो इसको गलत तरीके से लिया जाता है, रॉन्ग सेंस में, कि लॉटरी मत खरीदो, ये तो गलत बात है, फँस जाओगे, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लॉटरी क्या है, कुछ टिकट्स अरेंज कर दिए, इसमें से जिसका लगेगा, लगेगा। जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग खेलते हैं कोई गेम, एक चीज़ लिया, एक पॉट लिया, उसमें बहुत सारे चिट डाल दिए हमने,
अब जिसका पहले निकला अपना आके चुन लो, उसका नंबर आएगा। तो अगर इस तरह से मान लीजिए कोल सेक्टर को डेवलप करने के लिए छोड़ दिया गया, तब मान लीजिए 10 आए हैं कोल ब्लॉक्स को हायर करने के लिए, लेने के लिए कि मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए। और अगर ये लॉटरी सिस्टम कर दिया गया, आपको क्या लगता है दसों के दसों मतलब सब बराबर एफिशिएंसी होगी सब में? क्या सब एक जैसा काम करेंगे? उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सबसे बेहतर हों, कोई उससे कम बेहतर हों। अगर ये लॉटरी बेसिस किया गया, तो आपको क्या लगता है सबसे एफिशिएंट इंसान के पास पहुँचेगा? कोल सेक्टर को डेवलप करने का जो कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, पहुँच पाएगा? तो एक तरफ ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन और दूसरी तरफ वैसी चीज़ें जो कि जिसको पसंद नहीं किया जाता। तो इतना बड़ा रिस्क क्या लिया जाएगा कोल सेक्टर के साथ? देख रहे हैं इम्पोर्टेंस पे भी जाना है स्टेटमेंट की। आगे बढ़ते हैं। टिल रिसेंटली अभी तक इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। कह रहा है कि अभी तक इंडिया इंपोर्ट करता था कोल को अपने शॉ- अपना जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें जो शॉर्टेज है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए अभी तक इंडिया कोल इंपोर्ट करता था, लेकिन कह रहा है कि अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है, अब बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने पढ़ा हो इस सेक्शन के बारे में, या ये हमेशा ये बड़ा फेमस रहा है कि इंडिया बाहर से तेल मंगाता है, जितने भी एनर्जी के सोर्सेज़ हैं वो ज़्यादातर बाहर से मंगाता है, शुरू से मंगाता आ रहा है। तो आप बताइए शुरू से मंगाता आ रहा है, तो शुरू में तो इंडिया की पॉपुलेशन कम थी, एनर्जी की डिमांड कम थी, उतना डेवलप भी सब कुछ नहीं हुआ था। तब भी इंडिया बाहर से मँगा रहा था और पहले तो कोल भी बहुत रहा होगा, उस समय भी निकाला जाता होगा, पहले तो और भरमार रहा होगा। अब जबकि पॉपुलेशन इतनी हाई हो चुकी है, डेवलपमेंट इतनी तगड़ी हो रही है हर जगह पे, बहुत डिमांड है, एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में इंडिया क्या इम्पोर्ट करना कम कर देगा? या इम्पोर्ट और बढ़ेगा इंडिया का? और क्या ऐसे में और जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो फुलफ़िल कर पाएगी? पहले कम पॉपुलेशन थी और ये कोल ब्लॉक्स में कोल ज़्यादा रहे होंगे पहले, तब इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो अब तो कोल ब्लॉक्स में कोल भी कम हो गए हैं और एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है दूसरी तरफ। तो क्या बिना इम्पोर्ट किए काम चल जाएगा? आपके दिमाग में आ सकता है कि हो सकता है उस समय उतनी टेक्नोलॉजी ना हो कोयला निकालने की, इन चीज़ों की बात है। तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कहाँ पर इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, कुछ एकदम मुश्किल जगह है जहाँ फँसा पड़ा हुआ है कोयला, एकदम छोटे-छोटे वो डिफ़िकल्ट टेरेन होते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़, वैसे एरियाज़ ज़्यादा नहीं हैं। आपको बैलेंस्ड स्टेटमेंट लेके चलना पड़ेगा। ये एकदम अगेंस्ट जा रहा है, ये कह रहा है कि अब तो इम्पोर्ट करना ही नहीं है, पूरी तरह से। अगर टेक्नोलॉजी आ भी गई तो थोड़ी मदद कर देगी कि हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं बाहर से मँगाना। लेकिन ये तो एकदम लेकिन अगर आप दूसरी तरफ सोचें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तब तो इंडिया को और ज़रूरत पड़ेगा तो वो और मँगाएगा और ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे लेकिन ख़ैर हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो अलग बात है, वो तो स नॉलेज की बात हो जाएगी, यहाँ स्किल की बात हो रही है। तो देख रहे हैं आपको कैसे-कैसे जाना पड़ेगा, किस तरह से सोचना पड़ेगा। अब देखिए ज़रा ऑप्शंस पर आइए, तो आप देखेंगे जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये मैंने कहा जिस तरह से हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं और ये समझने वाला स्टेटमेंट, ये कैसा है? ये रट्टा मार स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा पढ़ ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो समझना पड़ेगा आपको, खुद से समझना पड़ेगा इस तरह से सोच के जिस एंगल की मैंने बात की। जब इस एंगल से आप सोचेंगे, तब सोचने पर, समझ के आधार पर, याद करने के आधार पर नहीं, समझ के आधार पर पहले तो ये स्टेटमेंट बन मतलब ये यूपीएससी को सूट करता है। यूपीएससी को सूट करता है ये इस तरह की थिंकिंग और अब आपने थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, आपने इसे पाया कि ये जो है ये गलत है। तो ये
ये गलत है तो आप देखिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, ये तीनों के तीनों गलत हो गए और आपका बचा 1 ओनली जो आपका सही है। तो मैंने जो शुरू में आपसे कहा था कि ये किस तरह का है स्टेटमेंट, ये किस तरह का स्टेटमेंट है, तो यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप इसके साथ समय खराब करें। मैंने वो क्यों कहा था, अब आप समझ गए। इस तरह से आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, इस तरह से समझना पड़ेगा चीज़ों को। अभी एक चीज़ हो सकता है आपके दिमाग में और आ रही हो कि अब तो इस तरह के बहुत कम ऑप्शंस आते हैं, अब आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो हाँ, अब अगर ऑप्शन बदल गए हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन को भी उसी तरह से डिज़ाइन करेगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेगा, लेकिन वो अपना पैटर्न पैटर्न उसका वही रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। याद करने की ज़रूरत अभी जब वो 2019 में कह रहा है कि आप समझ के आधार पर सॉल्व करें, तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद 2023 में अब तो उसको और मैच्योर माइंड चाहिए सिविल सर्वेंट के, और जो समाज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। अब तो वो रट्टा मार को और भी हटाएगा। तो वो बिल्कुल इसी तरह अकॉर्डिंग टू थिंकिंग क्वेश्चंस को और ज़्यादा करेगा ताकि आप सारे स्टेटमेंट को सोच सको। तो ये इस तरह से आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी नेचर ऑफ क्वेश्चंस को। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, सारे लेवल्स को पकड़ेंगे, सब कुछ एक-एक पॉइंट पर बात होगी, यूपीएससी के माइंड को समझेंगे, वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, कैसे हम उसको किस एंगल से लें एक-एक स्टेटमेंट को, किस-किस एंगल से हम सोचें उस पर, कैसे आंसर तक पहुँचे और जिस पर पहुँचे वो बिल्कुल सॉलिड हो, हमें यकीन हो कि हाँ, ये सही है। तभी तो बात बनेगी, इस तरह से आगे डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे और क्वेश्चंस के साथ हम लोग धीरे-धीरे मिलेंगे और बहुत सही प्रोसेस से स्किल को सीखेंगे, जो बिल्कुल तगड़ी हो, सॉलिड हो, जो हमें ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर बनाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।